नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको कल की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको पूरा जो मैटर है साइंस से संबंधित न केवल डेस्क्रिप्टिव साथ ही ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की जो आपकी क्लासें हैं वो कंप्लीट करवाई जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा अलग से एक साइंस का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें भी रेगुलर होंगी, तो संपूर्ण थर्ड ग्रेड रीट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरा कोर्स आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो आज की हम बात करते हैं क्लास की सेल की। जो कल तक हमने बात की थी उससे आगे हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर सेल आर टू टाइप्स। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको दो डायग्राम जो है वो समझाने वाला हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी थ्योरी किस प्रकार से बन सकती है। देखिए, कोशिकाओं की अपन संरचना किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक शब्द को यदि आप देखते हो तो दोस्तों देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव। और प्रीमिटिव मतलब पुराना, आदिम। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का, आदिम टाइप का क्या प्रेजेंट हो? केंद्रक प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अगली हम बात करें यूकैरियोटिक। यू का अर्थ क्या होता है? ट्रू, अर्थात वास्तविक। और कोशिकाएं कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखना डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना है, थ्योरी आपको इजीली समझ में आएगी और उसके साथ आप अपने नोट्स स्वयं भी बना पाएंगे यदि आप इन डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। दोनों डायग्राम से मैं आपको कंपैरेटिवली स्टडी करवा दूंगा, तो आप देखिए ध्यान से। ये आपके है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम और ये आपका यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो केंद्रक की यदि बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर क्या है? यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, कवर नहीं है, यानी कि केंद्रक आवरण अनुपस्थित। क्या है? केंद्रक आवरण अनुपस्थित। जबकि हम इधर देखते हैं तो केंद्रक के क्या है? डबल मेम्ब्रेन, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कौन? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो दोहरा आवरण प्रेजेंट है। तो पहला जो डिफरेंस होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आवरण प्रेजेंट होता है। और वो भी कौन सा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि दोहरा आवरण होता है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया होगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायग्राम समझने हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम है? 70S प्रकार का राइबोसोम है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम है। तो दोनों में दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम है। देखिए, 70S राइबोसोम की भी दो सब यूनिट होती हैं, एक 50S राइबोसोम और एक 30S राइबोसोम। 80S राइबोसोम की भी दो सब यूनिट होती हैं, एक 60S राइबोसोम और एक 40S राइबोसोम। 70S की बड़ी यूनिट होगी 50S और 70S की छोटी यूनिट होगी 30S, जबकि 80S की बड़ी यूनिट 60S और छोटी यूनिट 40S। ये राइबोसोम की बात है। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? डीएनए। यहां देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो पाया जाता है वो होता है वृत्ताकार डीएनए। कौन सा डीएनए होता है?
वृत्ताकार डीएनए। और वृत्ताकार डीएनए को अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड किसको कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर अपन बात करें, डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए अपन डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वेल डेवलप्ड डीएनए होगा, जो कि जिसका जो मॉडल है वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तीसरा महत्वपूर्ण जो आपका डिफरेंस था वो हो चुका है। चौथा देखिए, क्या अपन ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का केंद्रक के क्या कोई आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों क्या होते हैं? एक साथ मिले होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो केंद्रक दोहरी झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के मध्य एक झिल्ली पाई जाएगी, जिसको की वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। जबकि प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। और तीसरा फैक्ट मैंने ये भी बताया था कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, और ये फैक्ट किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। तो आपको पहले की क्लास भी देखनी है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो एक बार आपको उसको भी देखना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रोज साइंस की क्लासें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 4 डिफरेंस कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां जो अंतर है वो देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मीजोसोम्स। क्या है? मीजोसोम्स। बाहरी झिल्ली यानी कि कोशिका भित्ति, अंदर कोशिका झिल्ली, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? कोशिका के श्वसन स्थल, रेस्पिरेटरी साइट्स, श्वसन स्थल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें जो श्वसन है वो किसके द्वारा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। और सबसे लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट है डिफरेंस से संबंधित, वो ये है कि यहाँ पे देखिए आपने माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट या अपन कह सकते हैं प्लास्टिड, लवक, दोनों प्रेजेंट हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और इसमें दोनों ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, लवक एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग पाए जाते हैं। और इन कोशिकांग की विशेषता यदि अपन कहें तो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गन होते हैं। अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि सभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन चलते हैं इसकी थ्योरी पर, जो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये अल्प विकसित एवं आदिम प्रकार की कोशिकाएं, कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। अल्प विकसित एवं आदिम प्रकार की मतलब प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं, जिनमें केंद्रक भी कम विकसित, न्यूक्लियस क्या होता है? लेस डेवलप होता है। इसके चारों ओर केंद्रक आवरण भी नहीं पाया जाता। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि केंद्रक आवरण भी नहीं पाया जाता है, और ये क्या होती है? अल्प विकसित होती हैं, आदिम प्रकार की होती हैं। और इसका कंपैरिजन इधर करें तो
ये अधिक विकसित होती हैं अर्थात सुविकसित होती हैं। इनमें केंद्रक भी सुविकसित, और केंद्रक सुविकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? दोहरा केंद्रक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा केंद्रक आवरण, यानी कि केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती हैं? दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और वो झिल्लियाँ क्या काम करती हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जैसे मान लीजिए कि ये आपका केंद्रक है और इसके अंदर आपने कुछ रखा है लाइक एज न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य रखा है, तो इसके बाहर यदि झिल्ली है और बाहर और भी कोई मटेरियल है तो दोनों नहीं मिल पाएंगे। और यदि ये चीज़ नहीं है यानी कि ये लेयर नहीं है तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो दोनों आपस में मिलने वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव टाइप की, या अपन क्या कह सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और दोनों नहीं मिलेंगे यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड, इनमें मुख्य डीएनए नग्न यानी नेक्ड होता है। नेक्ड कैसे होगा? देखिए, तथा कोशिका द्रव्य में वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है वो नग्न होता है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती है। और वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और वृत्ताकार होता है। और उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। यदि इसका कंपैरिजन इधर करें तो केंद्रक में मुख्य डीएनए आवृत यानी कि कवर्ड होता है, तथा लवक यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसका मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो जब यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और प्लास्टिड भी होगा तो इनके अंदर क्या भी होता है? डीएनए भी पाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, नोट करना है आपको, ठीक है। अगला अगर बात करें तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होते हैं। अलग नहीं होते, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। पहला ही पॉइंट है कि केंद्रक कम विकसित, चारों ओर झिल्ली नहीं है, इसका मतलब दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपके मान लीजिए कोशिका, ये केंद्रक, यदि इसकी झिल्ली नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आपस में मिल जाएंगे। और यदि झिल्ली है तो दोनों अलग अलग रहेंगे। और अलग अलग किसमें रहते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। केंद्रक आवरण के कारण केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म व कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। 4 नंबर का पॉइंट क्या है कि इनमें विभिन्न कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। ऑल सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट सम सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक एज राइबोसोम। तो सर आपने पहले ऑल क्यों कहा? ऑल का मतलब ये है कि सभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने कल की क्लास में बताया है, आज की क्लास में भी, कि सभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जबकि राइबोसोम भी तो कोशिकांग ही है, लेकिन ये पाया जाता है। मान लीजिए एग्जामिनर ने प्रश्न दे दिया कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित गलत कथन है, और आपको दे दिया कि निम्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और लाइसोसोम की जगह राइबोसोम कर दिया, तो और यहाँ पे दे दिया नहीं पाए जाते, तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राइबोसोम पाया जाता है और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको करने हैं बार बार, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जाके एक बार आप देख लें। दूसरा क्या है? इनमें सभी सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ऑल वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दोनों की दो सब यूनिट होती है, मैंने बता दी है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? GE पैलाडी ने की थी। जबकि राइबोसोम को राइबोसोम नाम किसने दिया था? रिचर्ड B रॉबर्ट्स ने दिया था। और लास्ट पॉइंट है, इनमें श्वसन के स्थल मीजोसोम कहलाते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली
के वलनों यानी कि फॉल्स में पाए जाते हैं। डायग्राम में मैंने इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मीजोसोम कहलाते हैं, जो कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिका झिल्ली के फॉल्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपको ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए वो एग्जाम में पूछ लिया कि यूकैरियोटिक में श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में नहीं होती, और आपने पढ़ा है कि होती है, और इस दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, साथ ही आपने अच्छे से ध्यान नहीं फोकस किया, केंद्रित नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक पॉइंट और है, इसके एग्जाम्पल वो करवा देता हूँ, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का जो टॉपिक है उसका लास्ट जो पॉइंट है वो इस एग्जाम्पल से संबंधित है, और एग्जाम्पल में सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को मैंने बताया भी था कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी, माइकोप्लाज्मा। और साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट अदर फैक्ट को छोड़कर एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया कौन सी कोशिका का एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो आपको इसको भी ध्यान से देखना है और नोट करना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो आपको पहले बता दिए ट्रू यानी कि वास्तविक, जो कि वेल डेवलप एनिमल्स में प्रेजेंट होगी। तो वेल डेवलप एनिमल्स यानी कि जंतु कोशिकाएं और सभी पादप कोशिकाएं, साथ में शैवाल और कवक में भी ये पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।